माया पंछी का समूह, अध्याय 18, डम्बलडोर की सेना। अम्बरिज तुम्हारी चिट्ठियां पढ़ रही है हैरी, इसका कोई और स्पष्टीकरण हो ही नहीं सकता। हैरी ने बौखला कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है अम्बरिज ने हेडविग पर हमला किया था? मुझे तो यही लगता है, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। अपने मेंढक को संभालो, वो भाग रहा है। हैरी ने अपनी छड़ी मेंढक की तरफ की जो बड़ी उम्मीद से टेबल के दूसरे सिरे की तरफ फुदक रहा था। आगमनो। मेंढक उदासी से उड़कर उसके हाथ में लौट आया। निजी बातचीत का आनंद लेने के लिए सम्मोहन से अच्छी कोई और क्लास नहीं थी। आमतौर पर इसमें इतनी ज़्यादा हलचल और उथल पुथल होती थी कि किसी दूसरे की बात सुन लेने का डर बहुत कम रहता था। आज कमरे में टर्राते मेंढकों और काँव काँव करते कौओं का शोर भरा था। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी फुसफुसाकर इस बारे में बात कर रहे थे कि अम्बरिज ने कैसे सीरियस को लगभग पकड़ ही लिया था, तो किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हरमाइनी फुसफुसाकर बोली, मुझे इस बारे में भी तभी शक हो रहा था जब फिल्च ने तुम पर गोबर बमों का ऑर्डर देने का इल्ज़ाम लगाया था। मेरा मतलब है, तुम्हारी चिट्ठी पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि तुम गोबर बमों का ऑर्डर नहीं दे रहे थे, इसलिए तुम मुश्किल में नहीं फंसते। ये बड़ा ही कमज़ोर मजाक था। लेकिन फिर मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बहाने से तुम्हारी चिट्ठियाँ पढ़ना चाहता था। अगर ऐसा है तो अम्बरिज के लिए ऐसा करना बहुत आसान था। वो फिल्च को झूठी जानकारी देकर उससे तुम्हारी चिट्ठी जब्त करवा सकती थी। हरमाइनी बोली, कल रात को बहुत करीबी मामला था। क्या पता अम्बरिज को मालूम है या नहीं ये कितना करीबी मामला था। चुप हो। जिस मेढक पर वो अपने मौन सम्मोहन का अभ्यास कर रही थी, वो टर्राने के बीच में ही गूंगा हो गया, उसकी तरफ गुस्से से घूरने लगा। अगर उन्होंने इस नफल्स को पकड़ लिया होता, हैरी ने उसके अधूरे वाक्य को पूरा किया, तो आज वो सुबह अस्कबान में होता। उसने अपनी छड़ी बिना केंद्रित किए हिलाई। उसका मेढक किसी हरे गुब्बारे की तरह फूला और ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाने लगा। चुप्पो, हरमाइनी ने तेज़ी से कहा। हैरी के मेढक की तरफ छड़ी हिलाई, जिससे वो खामोशी से सामान्य आकार का होने लगा। देखो, उसे ये काम दोबारा नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये बात उसे हम कैसे बताएं, हम उसे उल्लू भी तो नहीं भेज सकते। रॉन ने कहा, मुझे नहीं लगता वो दोबारा जोखिम लेगा। वो मूर्ख नहीं है, वो जानता है वो बाल बाल बचा है। उसके सामने खड़े बड़े और बदसूरत कौए ने ज़ोर से काँव काँव की। चुप्पो चुप्पो, कौआ और ज़ोर से काँव काँव करने लगा। तुम अपनी छड़ी गलत तरीके से हिला रहे हो, हरमाइनी ने रॉन को आलोचनात्मक स्वर में कहा। तुम उसे लहराने के बजाय ज़ोर से झटका दो। रॉन ने दांत भींचकर कहा, कौओं पर जादू करना मेंढकों से ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छी बात है, हम अदला बदली कर लेते हैं। हरमाइनी ने रॉन का कौआ उठा लिया, उसकी जगह अपना मोटा मेंढक रख दिया। चुप्पो। कौआ अपनी पैनी चोंच खोलता रहा, बंद करता रहा, लेकिन उसके भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। बहुत बढ़िया मिस ग्रेंजर। प्रोफेसर फ्लिटविक की चूं चूं करती आवाज़ आई, जिसे सुनकर हैरी, रॉन और हरमाइनी उछल पड़े। अब तुम कोशिश करो मिस्टर वीजली। क्या? ओह ओह, ठीक है। चुप्पो। उसने अपनी छड़ी मेढक के इतने पास लाकर झटकी कि वो सीधे मेढक की आंख में लग गई। मेढक कान फोड़ू आवाज़ में टर्राने लगा और डेस्क से कूद कर नीचे पहुंच गया। रॉन को होमवर्क के लिए मौन सम्मोहन का अतिरिक्त अभ्यास दिया गया। बाहर बारिश होने के कारण उन्हें ब्रेक में किसी क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त मिल गई थी। वे अभी बैठे ही थे कि तभी एंजेलिना गपशप करते विद्यार्थियों के समूह के बीच जैसे तैसे उनकी तरफ आई। मुझे इजाज़त मिल गई है दोबारा क्विडिच टीम बनाने की। बहुत बढ़िया, रॉन और हैरी एक साथ बोले। मैं मैगोनिकल के पास गई थी, मुझे लगता है कि उन्होंने डम्बलडोर से सिफारिश की होगी। जो भी हुआ हो, अम्बरिज को हार माननी पड़ी। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग आज शाम को 7 बजे पिच पर पहुँच जाओ। इतने समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है हमारे पहले मैच में अब सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं। उम्मीद है शाम तक बारिश रुक जाएगी। तुम्हें क्या हुआ हरमाइनी? कुछ नहीं, बस सोच रही थी, बल्कि मुझे लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ना? हैरी और रॉन ने एक दूसरे की तरफ देखा। रॉन बोला, तुमने बात कितनी अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है। अगर तुम इतनी अच्छी तरह नहीं समझाती तो हमें बहुत बुरा लगता। हरमाइनी ने उसे इस तरह देखा जैसे उसे अभी अभी ये एहसास हुआ हो कि वो वहाँ था। हरमाइनी ने पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा, मैं तो बस सोच रही थी कि गुप्त कलाओं वाले समूह को शुरू करके हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। क्या?
हैरी और रॉन ने एक साथ कहा। रॉन गुस्से में बोला, हरमाइनी, ये विचार तुम्हारा ही था। मैं जानती हूँ, लेकिन इस नफल से बातें करने के बाद। लेकिन वो तो चाहता है कि हम ये काम करें, हैरी ने जवाब दिया। हाँ, इसी कारण तो सोच रही हूँ कि शायद ये सही नहीं होगा। हम इस बात को सीधा कर लेते हैं, हैरी ने गुस्से से कहा। सीरियस हमारी बात से सहमत है, इसलिए तुम्हें लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए? हरमाइनी तनावग्रस्त और थोड़ी दुखी लग रही थी। क्या तुम्हें सचमुच उसके निर्णय पर भरोसा है? हाँ, मुझे है। उसने हमेशा हमें बहुत बढ़िया सलाह दी है, हैरी ने तत्काल कहा। तुम्हें नहीं लगता कि जब से वो ग्रिमाल्ड चौक में बंद है तब से वो थोड़ा दुस्साहसी हो गया है? तुम्हें नहीं लगता कि वो एक तरह से हमारे माध्यम से जी रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा, हमारे माध्यम से जी रहा है? मेरा मतलब है, देखो, मुझे लगता है कि उसे मंत्रालय के किसी व्यक्ति की नाक के नीचे खुफिया संस्था बनाना बहुत अच्छा लगता। मुझे लगता है कि वो इस बात पर बहुत कुंठित है कि वो जहाँ है वहाँ कितना कम कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो एक तरह से हमें उकसाना चाहता है। रॉन परेशान दिखने लगा। सीरियस सही है, तुम मेरी मम्मी की तरह बातें कर रही हो। हरमाइनी ने अपना होंठ काट लिया, जवाब नहीं दिया। दिन ढलने तक मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए उस शाम को 7 बजे जब हैरी रॉन प्रैक्टिस के लिए क्विडिच पिच पर गए तो वो कुछ ही मिनट में पूरे भीग गए। ठीक है, सभी लोग सुनो, एंजेलिना ने कप्तान के ऑफिस से बाहर निकलते हुए जोर से कहा। मैं जानती हूँ मौसम आदर्श नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना है कि हम इसी तरह के मौसम में नाग शक्ति के साथ खेलेंगे। इसलिए रणनीति बनाना अच्छा होगा कि हम ऐसे मौसम में किस तरह खेलेंगे। हैरी, जब हम उस तूफान में मेहनत कश की टीम के साथ खेले थे तो तुमने अपने चश्मे के साथ कुछ किया था, है ना, जिससे बारिश उसे धुंधला नहीं कर पाए। हरमाइनी ने किया था। उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली, अपने चश्मे को ठूंका और कहा, अब प्रभावित हो। एंजेलिना बोली, मुझे लगता है हम सभी को ये काम कर लेना चाहिए। अगर हम बारिश को चेहरे से दूर रख सकें तो इससे हमें सचमुच देखने में मदद मिलेगी। सब एक साथ बोलो, अब प्रभावित हो। ठीक है, चलो चलते हैं। सभी ने अपनी अपनी छड़ी दुशाले भीतरी जेब में रखी, झाड़ू कंधे पर रखी और एंजेलिना के पीछे पीछे चेंजिंग रूम से निकलकर बाहर आ गए। एंजेलिना चिल्लाकर बोली, ठीक है, मेरी सीटी पर उड़ने लगना। हैरी जमीन पर पैर मारकर ऊपर उठा, जिससे चारों तरफ कीचड़ उड़ गया। ऊपर उठते समय हवा के कारण वो दिशा से थोड़ा भटक रहा था। उसे पता नहीं था वो इस मौसम में सुनहरी गेंद कैसे देखेगा। उसे तो पहलवान को ही देखने में मुश्किल आ रही थी जिससे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही उसके कारण वो गिरते गिरते बचा था। इसके लिए उसे स्लॉथ ग्रिप रोल का इस्तेमाल करना पड़ा था। दुर्भाग्य से एंजेलिना ये नहीं देख पाई। दरअसल ऐसे लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उनमें से किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। एंजेलिना ने हार मानने से पहले 1 घंटे तक उन्हें इस काम में जुटाए रखा। वो अपनी गीली और असंतुष्ट टीम को वापस चेंजिंग रूम में ले गई। उसने जोर देकर कहा, प्रैक्टिस में उनका समय बर्बाद नहीं हुआ था। हालांकि उसकी आवाज़ में विश्वास की झलक नहीं थी। फ्रेड और जॉर्ज ख़ास तौर पर चिड़चिड़े लग रहे थे। दोनों लंगड़ा कर चल रहे थे और हर कदम पर उनके चेहरे पर दर्द के भाव आ जाते थे। हैरी जब तौलिए से अपने बाल सुखा रहा था तो उसने धीमी आवाज़ में उनकी शिकायतें सुनी थीं। फ्रेड खोखली आवाज़ में कह रहा था, मुझे लगता है मेरे कुछ फोड़े फूट गए हैं। जॉर्ज ने कहा, मेरे फूटे नहीं हैं, लेकिन वो बुरी तरह टीस मार रहे हैं और ज़्यादा बड़े भी लग रहे हैं। आउच, हैरी ने कहा। उसने तौलिए को चेहरे पर कसकर दबा दिया। उसकी आंखें दर्द के मारे बंद हो गई। उसके माथे के निशान में दोबारा दर्द हो रहा था। कई सप्ताह बाद निशान में इतना तेज़ दर्द हुआ था। क्या हुआ? कई आवाज़ों ने पूछा। वो बुदबुदाया, कुछ नहीं। आँख में उंगली चली गई थी, बस इतनी सी बात है। बहरहाल रॉन की तरफ खास अंदाज से देखा। जब एलिसिया दरवाजे से बाहर निकलकर ओझल हो गई तो रॉन ने पूछा, क्या हुआ? निशान फिर से दुखा था क्या? हैरी ने सिर हिलाया, लेकिन दहशत में रॉन खिड़की तक गया और बारिश के बाहर घूरने लगा। वो इस समय तो हमारे आसपास नहीं हो सकता है ना? नहीं। वो बेंच पर लुढ़क कर अपना माथा मलने लगा। शायद मीलों दूर होगा। निशान इसलिए नहीं दुखा क्योंकि वो नाराज़ है। हैरी ये नहीं कहना चाहता था। ये शब्द सुनकर उसे ऐसे लगा जैसे कोई अजनबी उन्हें बोल रहा हो। बहरहाल वो तत्काल समझ गया कि ये सच था। वो नहीं जानता था कि उसे ये बात कैसे मालूम थी, लेकिन उसे मालूम थी वोल्डेमॉर्ट बहुत गुस्से में था। क्या वो तुम्हें दिखा? क्या तुमने कोई सपना या झलक देखी? रॉन ने दहशत में दिखते हुए पूछा। हैरी खामोश बैठकर अपने पैरों को एकटक देखता रहा। वो दर्द के बाद अपने दिमाग और याददाश्त को आराम देता रहा। बहुत से आकारों की परछाई, आवाज़ों की उथल पुथल।
उसने कहा वो कोई काम करवाना चाहता है और ये तेज़ी से नहीं हो रहा है। एक बार फिर उसे अपने मुंह से ये शब्द सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसे यकीन था कि ये सच है। रॉन ने पूछा, लेकिन तुम ये बात कैसे जानते हो? क्या वैसा ही है जैसा पिछली बार हुआ था जब तुम्हारा निशान अम्बरिज के ऑफिस में दुखा था? उस वक्त तुम जानते हो कौन नाराज़ था? हैरी ने अपना सिर हिलाया। तो फिर क्या था? हैरी उस घटना को याद कर रहा था। वो अम्बरिज के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके निशान में दर्द हुआ था और उसे अपने पेट में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई थी, एक अजीब सी भावना, खुशी की भावना। लेकिन जाहिर है वो उसे समझ नहीं पाया था क्योंकि तब वो बहुत दुखी था। उसने कहा, पिछली बार निशान में दर्द इसलिए हुआ था क्योंकि वो खुश था, सचमुच खुश था। उसे लग रहा था कोई अच्छी चीज़ होने वाली है। और हमारे हॉगवर्ट्स लौटने से पहले वाली रात को उसने उस पल के बारे में सोचा जब ग्रिमॉल्ड चौक में उसके और रॉन के बेडरूम में उसके माथे का निशान दुखा था। वो नाराज़ था। उसने रॉन की तरफ देखा जो मुंह फाड़ कर देख रहा था। रॉन ने हैरानी से कहा, दोस्त तुम तो ट्रिलोनी की छुट्टी कर सकते हो। मैं भविष्यवाणियाँ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तुम दरअसल कुछ और कर रहे हो, रॉन बोला। वो डरा हुआ और प्रभावित दोनों था। हैरी, तुम जानते हो कौन के दिमाग की बातें पढ़ रहे हो? नहीं, हैरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है मैं सिर्फ उसके मूड का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मुझे तो बस उसके मूड की झलक मिल रही है। डंबलडोर ने कहा था कि पिछले साल इसी तरह का कुछ हो रहा था। उन्होंने कहा था कि वोल्डेमॉर्ट जब मेरे पास होता है या जब वो नफ़रत महसूस करता है तो मुझे पता चल जाता है। अब मैं उसकी खुशी भी महसूस करने लगा हूँ। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। रॉन बोला, तुम्हें किसी न किसी को बताना चाहिए। मैंने पिछली बार सीरियस को बताया था, तो इस बार भी बता दो। नहीं कर सकता। भूल गए क्या? अम्बरिज उल्लुओं और अंगीठियों पर नज़र रख रही हैं। तो फिर डंबलडोर को? मैंने तुम्हें अभी अभी बताया ना, डंबलडोर ये बात पहले से जानते हैं। हैरी ने रूखेपन से कहा, उठकर खड़ा हो गया। दोबारा बताने में कोई तुक नहीं है। रॉन ने अपना चोगा बांधते समय हैरी को विचारपूर्वक देखा। उसने कहा, वैसे डंबलडोर जानना चाहेंगे। हैरी ने कंधे उचका दिए। चलो, अभी हमें मौन सम्मोहन का अभ्यास करना है। खामोशी से हैरी सोच विचार में डूबा था। वोल्डेमॉर्ट ऐसा क्या करना चाहता है जो तेज़ी से नहीं हो रहा? उसके दूसरे इरादे भी हैं, ऐसे इरादे जिन पर वो बहुत गोपनीय तरीके से अमल कर सकता है। ऐसी चीज़ जिससे वो सिर्फ चोरी से हासिल कर सकता है, जैसे कोई हथियार हो। हैरी ने कई हफ्तों से इन शब्दों के बारे में नहीं सोचा था। वो हॉगवर्ट्स में होने वाली घटनाओं में इतना डूबा था, अम्बरिज के साथ लगातार हो रहे युद्ध को लड़ने में इतना व्यस्त था, मंत्रालय के हस्तक्षेप के अन्याय से इतना क्षुब्ध था। लेकिन अब वो शब्द उसे याद आ गए। वो सोचने लगा, वोल्डेमॉर्ट का गुस्सा समझ में आता है। अगर वो हथियार तक नहीं पहुंच पा रहा हो, चाहे जो भी हो, क्या मायापंछी के समूह ने उसके इरादों को नाकाम कर दिया है और वो उसे हथियार हासिल करने से रोक रहे हैं? उस हथियार को कहाँ रखा गया है? वो किसके पास है? मिम्बल्स मिम्बल्टोनिया, रॉन ने कहा, जिससे हैरी तत्काल होश में आ गया और तस्वीर के छेद में से निकलकर हॉल में पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि हरमाइनी जल्दी सोने चली गई थी। क्रुक्शैंक्स पास की कुर्सी पर दुबकी पड़ी थी। टेबल पर घरेलू जिन्नों के बहुत से हैट रखे थे जिन्हें स्पष्ट रूप से हरमाइनी ने बुना था। रॉन हैरी की तरफ चिंता भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन हैरी ने सम्मोहन विषय की अपनी पुस्तकें निकाली, निबंध पूरा करने में जुट गया। हालांकि वो सिर्फ ध्यान केंद्रित करने का नाटक कर रहा था। जब रॉन ने कहा कि वो सोने जा रहा है, तब तक वो बहुत कम लिख पाया था। आधी रात आई गुजर गई, लेकिन हैरी एक पैराग्राफ को ही बार बार पढ़ रहा था। लेकिन कुछ उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। ये पौधे मस्तिष्क के उत्तेजन में सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। हरमाइनी ने कहा था, ग्रिमॉल्ड चौक में रहते रहते सीरियस दुस्साहसी हो गया है। मस्तिष्क के उत्तेजन में सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, इसलिए इनका अगर दैनिक जादूगर को पता चल गया कि वो वोल्डेमॉर्ट के मूड को महसूस कर रहा है, तो दैनिक जादूगर वाले सोचेंगे उसका दिमाग उत्तेजित हो गया है। इसलिए इनका इस्तेमाल दुविधा और चकरघिन्नी काढ़ों में किया जा सकता है। दुविधा शब्द बिल्कुल सही था। वो ये बात क्यों जानता था कि वोल्डेमॉर्ट कैसा महसूस कर रहा है? उन दोनों के बीच में ये कैसा संबंध था जिसे डंबलडोर कभी संतोषजनक ढंग से नहीं समझा पाए थे। आग के सामने रखी कुर्सी पर गर्मी और आराम था, जबकि बारिश की बूंदें अब भी खिड़की पर जोर जोर से पड़ रही थीं। हैरी की ढीली पकड़ से किताब फिसल गई और हल्की सी धम्म के साथ कालीन पर गिर गई। उसका सिर एक तरफ को लटक गया। वो एक बार फिर खिड़की विहीन गलियारे में चल रहा था और उसकी पदचाप खामोशी में गूंज रही थी।
जैसे ही गलियारे के आखिर में दरवाज़ा नज़र आया, उसका दिल रोमांच से धड़कने लगा। काश वो उसे खोल सकता। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां सिर्फ कुछ इंच दूर थीं। हैरी पॉटर सर! वो चौंक कर जाग गया। हॉल की मोमबत्तियां अब बुझ चुकी थीं, लेकिन कोई चीज़ पास में हिलती हुई नज़र आ रही थी। कौन है? हैरी ने अपनी कुर्सी पर सीधे बैठते हुए पूछा। आग अब लगभग बुझ चुकी थी। हॉल में बहुत अंधेरा था। एक चिचियाती आवाज़ आई। डॉबी आपका उल्लू लाया है सर। डॉबी? हैरी ने भारीपन से कहा। डॉबी नाम का घरेलू जिन उस टेबल के पास खड़ा था जिस पर हरमाइनी ने आधा दर्जन बुने हुए हैट छोड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हरमाइनी के अब तक के बुने हुए सारे हैट पहन रखे थे। एक के ऊपर एक हैट पहनने के कारण उसका सिर 2-3 फुट ऊंचा दिख रहा था और सबसे ऊपर वाले हैट पर हेडविग बैठी हुई थी। वो शांति से आवाज़ निकाल रही थी। साफ नज़र आ रहा था कि वो ठीक हो गई है। हैरी पॉटर की उल्लू को लौटाने के लिए डॉबी खुशी खुशी तैयार हो गया, घरेलू जिन ने कहा। उसके चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक कहती हैं वो बिल्कुल ठीक है सर। उसने बहुत झुककर सलाम किया। हेडविग ने एक गुस्से भरी आवाज़ निकाली और फड़फड़ाती हुई हैरी की कुर्सी के हत्थे पर आ बैठी। शुक्रिया डॉबी, हैरी ने हेडविग का सिर सहलाते हुए कहा। वो तेजी से पलकें झपका रहा था और सपने वाले दरवाजे की छवि से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। डॉबी को ज़्यादा गौर से देखने पर उसने पाया घरेलू जिन ने बहुत से स्कार्फ और अनगिनत मोजे पहन रखे थे, जिसके कारण उसके पैर शरीर के हिसाब से बहुत मोटे दिख रहे थे। क्या तुम हरमाइनी के रखे हुए सारे कपड़े ले लेते हो? डॉबी ने खुशी से कहा। ओह नहीं सर, डॉबी विंकी के लिए भी कुछ ले लेता है सर। विंकी कैसी है? डॉबी के कान लटक गए। विंकी अभी बहुत पीती है सर। वो कपड़े नहीं चाहती है हैरी पॉटर, और ना ही बाकी घरेलू जिन्न चाहते हैं। उनमें से कोई भी अब गरुड़द्वार टावर की सफाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ हर जगह हैट और मोजे छिपे रहते हैं। उन्हें ये बहुत अपमानजनक लगता है सर। डॉबी सारा काम खुद करता है, लेकिन डॉबी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे हमेशा हैरी पॉटर से मिलने की उम्मीद रहती है। और आज रात को सर, डॉबी की इच्छा पूरी हो गई। डॉबी ने एक बार फिर झुककर सलाम किया। लेकिन हैरी पॉटर खुश नहीं दिख रहा है, डॉबी ने आगे कहा। सीधे तनकर खड़ा हुआ और कातरता से हैरी की तरफ देखने लगा। डॉबी ने हैरी पॉटर को नींद में बड़बड़ाते सुना था। क्या हैरी पॉटर बुरे सपने देख रहा था? ज़्यादा बुरे नहीं, हैरी ने जम्हाई लेते और आंखें मलते हुए कहा। मुझे इससे भी बुरे सपने आ चुके हैं। घरेलू जिन ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से हैरी को गौर से देखा। फिर उसने अपने कान लटकाकर गंभीरता से कहा। डॉबी चाहता है कि वो हैरी पॉटर की मदद करे, क्योंकि हैरी पॉटर ने डॉबी को आज़ाद किया था और डॉबी अब बहुत खुश है, बहुत खुश। हैरी मुस्कुराया। डॉबी तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन पूछने के लिए धन्यवाद। वो झुका, उसने काढ़े की किताब उठा ली। अब उसे निबंध पूरा करने की कोशिश कल करनी पड़ेगी। उसने किताब बंद कर दी। ऐसा करते समय आग की हल्की रोशनी उसके हाथ के पीछे के सफ़ेद निशान पर पड़ी, जो अमृत की सज़ा का परिणाम थे। हैरी ने धीरे से कहा, 1 मिनट रुको, तुम मेरा एक काम कर सकते हो डॉबी? घरेलू जिन ने मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखा। कहकर तो देखिए हैरी पॉटर सर। मुझे एक जगह खोजनी है जहाँ 28 लोग एक साथ गुप्त कलाओं से रक्षा की प्रैक्टिस कर सकें और कोई टीचर उन्हें न पकड़ पाए, ख़ास तौर पर प्रोफेसर अम्ब्रिज। उसे उम्मीद थी कि घरेलू जिन्न की मुस्कान गायब हो जाएगी, उसके कान लटक जाएंगे। उसे उम्मीद थी कि वो कहेगा यह संभव था, या फिर ऐसी जगह खोजने की कोशिश करेगा। हैरी ने डॉबी से मदद की ज़्यादा उम्मीद नहीं की थी। उसे ये तो कतई उम्मीद नहीं थी कि डॉबी थोड़ा उछलेगा, अपने कान खुशी से फड़फड़ाएगा और ताली बजा देगा। डॉबी इसके लिए आदर्श जगह जानता है सर, उसने खुशी से चहकते हुए कहा। जब डॉबी हॉगवर्ट्स आया था तो दूसरे घरेलू जिन्नों से उसने इसके बारे में सुना था। इसे हम आना जाना कक्ष कहते हैं, या फिर आवश्यकता कक्ष। क्यों? हैरी ने जिज्ञासा से कहा। डॉबी गंभीरता से बोला, क्योंकि ये ऐसा कमरा है जिसमें कोई व्यक्ति तभी दाखिल हो सकता है जब उसे इसकी सच्ची ज़रूरत हो। कई बार ये वहाँ होता है और कई बार वहाँ नहीं होता, लेकिन जब ये प्रकट होता है तो ये हमेशा खोजने वाले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार होता है। डॉबी इसका इस्तेमाल कर चुका है सर, घरेलू जिन्न ने कहा। उसने अपनी आवाज़ नीची कर ली और अपराधी दिखने लगा। जब विंकी बहुत पी लेती है तो डॉबी उसे आवश्यकता कक्ष में छिपा देता है।
वहाँ पर डॉबी को बटरबियर का नशा उतारने वाले काढ़े रखे मिलते हैं और घरेलू जिन्न के आकार का बढ़िया बिस्तर तैयार मिलता है जिस पर वो सो सकती है सर। और डॉबी जानता है कि मिस्टर फिल्च की सफाई की सामग्री जब ख़त्म होने लगती है तो उन्हें वहाँ पर सामान मिल जाता है सर। और अगर किसी को बाथरूम की ज़रूरत हो, हैरी ने कहा। उसे अचानक याद आया कि डंबलडोर ने पिछले क्रिसमस पर यूल बॉल में क्या कहा था। क्या ये कमरा चैम्बर पॉट से भर सकता है? डॉबी को लगता है कि ऐसा हो सकता है सर। ये बहुत अद्भुत कमरा है सर। हैरी ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा तनकर बैठते हुए कहा। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत कम सर। ज़्यादातर लोग इसे संयोग से पाते हैं जब उन्हें इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो अक्सर इसे दोबारा नहीं खोज पाते क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ये हमेशा मौजूद रहता है और बुलाए जाने का इंतज़ार करता है सर। ये बहुत बढ़िया लगता है, हैरी ने कहा। उसका दिल सरपट भागने लगा। ये आदर्श लगता है डॉबी। तुम मुझे ये कमरा कब दिखा सकते हो? कभी भी हैरी पॉटर सर, डॉबी ने कहा और हैरी के उत्साह को देखकर खुश दिखने लगा। अगर आप चाहें तो अभी चल सकते हैं। एक पल के लिए हैरी डॉबी के साथ जाने के लिए ललचाया। वो अपनी कुर्सी से आधा उतर गया। वो तेज़ी से ऊपर जाकर अपना अदृश्य चोगा लाना चाहता था, लेकिन तभी हरमाइनी जैसी एक आवाज़ उसके कानों में फुसफुसाई, दुस्साहसी। आखिर बहुत देर हो चुकी थी। वो थक चुका था। उसे स्नैप का निबंध पूरा करना था। आज रात नहीं डॉबी, हैरी ने अनिच्छा से कहा और दोबारा अपनी कुर्सी में धंस गया। यह सचमुच महत्वपूर्ण है। मैं इसे हवा में नहीं उड़ाना चाहता हूँ। इसके लिए सही योजना बनानी होगी। सुनो, क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो? ये आवश्यकता कक्ष क्या है और उसमें कैसे पहुँचा जा सकता है? जब वो जड़ी बूटी विज्ञान के 2 पीरियड में पढ़ने के लिए जाने लगे तो उन्हें छप छप करके बाढ़ भरी क्यारियों से गुजरना पड़ा। ग्रीन हाउस की छत पर पानी की बूंदें ओलों की तरह पड़ रही थीं। क्लास में उन्हें प्रोफेसर स्प्राउट की बातें सुनाई नहीं दे रही थीं। जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास को तूफान वाले मैदान से हटाकर ग्राउंड फ्लोर के खाली क्लासरूम में लगाया गया था। उन्हें गहरी राहत मिली जब एंजेलिना ने लंच के दौरान अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को बताया कि क्विडिच प्रैक्टिस रद्द कर दी गई है तो उन्हें गहरी राहत मिली। उसी समय हैरी धीरे से बोला, ये अच्छा रहा क्योंकि हमें सुरक्षा मीटिंग के लिए जगह मिल गई है। आज रात को 8 बजे 7वीं मंजिल पर बने बारनाबास की दीवार दरी के सामने, जिसमें दैत्य बारनाबास को पीट रहे हैं। क्या तुम केटी और एलिसिया को बता दोगी? वो थोड़ी हैरान दिखी, लेकिन बाकी विद्यार्थियों को बताने का वादा कर लिया। हैरी भूखमरों की तरह सॉसेज खाने लगा। कद्दू के जूस का प्याला उठाते वक्त उसने देखा हरमाइनी उसे देख रही है। देखो क्या है, उसने भारी आवाज में पूछा। देखो, बात सिर्फ इतनी है कि डॉबी की योजनाएं कभी सुरक्षित नहीं रहती। ये कमरा डॉबी का कोई पागलपन भरा विचार नहीं है। डंबलडोर ने इसके बारे में बताया था। हरमाइनी के माथे के बल साफ हो गए। डंबलडोर ने तुम्हें इसके बारे में बताया था? हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, बातों बातों में जिक्र किया था। ओह, अच्छी बात है, तब तो सब कुछ ठीक है, हरमाइनी ने तेज़ी से कहा और इसके बाद उसने कोई आपत्ति नहीं उठाई। रॉन के साथ दोनों ने अपना ज़्यादातर वक्त उन विद्यार्थियों को खोजने में बिताया जिन्होंने हॉग्स हेड में सूची पर साइन किए थे। उन्होंने उन सबको बताया कि शाम को कहाँ मिलना है। हैरी को इस बात से थोड़ी निराशा हुई कि चो चैंग और उसकी सहेली को जिनी ने खोजा। 7:30 बजे हैरी, रॉन और हरमाइनी गरुड़ द्वार के हॉल के बाहर निकले। हैरी अपने हाथ में एक पुराना चर्म पत्र पकड़े था। 5th ईयर के विद्यार्थियों को रात 9 बजे तक गलियारों के बाहर रहने की इजाज़त थी, लेकिन 7वीं मंजिल की तरफ जाते समय पूरे रास्ते वो तीनों घबरा कर चारों तरफ देखते रहे। ज़रा ठहरो, हैरी ने चेतावनी दी। आखिरी सीढ़ी पर चर्मपत्र को खोला और छड़ी से ठोकर बुदबुदाया, मैं कसम खाता हूँ जो कुछ कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। चर्मपत्र की खाली सतह पर हॉगवर्ट्स का नक्शा प्रकट हो गया। उसमें छोटे छोटे काले बिंदु थे जो हिल रहे थे। इन बिंदुओं के पास नाम के लेबल लगे थे जिनसे पता चलता था कौन कहाँ पर है। फिल्च दूसरी मंजिल पर है और मिसेस नॉरिस चौथी मंजिल पर। और अम्ब्रिज? हरमाइनी ने चिंता भरी आवाज़ में पूछा। अपने ऑफिस में। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। वो जल्दी जल्दी गलियारे से होते हुए उस जगह की तरफ चल दिए जिसका वर्णन डॉबी ने हैरी से किया था। एक खाली दीवार थी जिसके सामने वाली दीवार पर दीवार दरी लगी थी। इस दीवार दरी में पगला बारनाबास दैत्यों को बेले सिखाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश कर रहा था। ठीक है, हैरी ने धीरे से कहा। जब एक दीमक खाया दैत्य उसकी आंखों के सामने आया। अपने बैले टीचर को लगातार
मुदगर मारते मारते ठहर गया। डॉबी ने कहा था दीवार के इस हिस्से के सामने से 3 बार गुजरना है और उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है जिसकी हमें ज़रूरत है। उन्होंने ऐसा ही किया। वो उस जगह के सामने से तेज़ी से पलटे जो दीवार के खाली हिस्से के ठीक सामने थी। फिर दूसरी तरफ जाकर वो एक आदम कद गुलदान के पास मुड़ गए। रॉन ने अपनी आंखें एकाग्रता में सिकोड़ ली थीं। हरमाइनी धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। हैरी की मुट्ठी बंधी हुई थी और वो अपने सामने एक टक देख रहा था। उसने सोचा, हमें मुकाबला करना सीखने के लिए किसी जगह की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह उपलब्ध करा दो जहां हमें कोई न खोज सके। जब वो तीसरा चक्कर लगाने के बाद वापस लौटे तो हरमाइनी तीखी आवाज़ में बोली, हैरी! दीवार में एक बहुत चमकदार दरवाज़ा प्रकट हो गया था। रॉन गौर से दरवाजे को घूर रहा था। हैरी ने आगे बढ़कर पीतल का हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गया जिसमें मशालें जल रही थीं जैसी 8 मंजिल नीचे तहखाने में जलती थीं। दीवारों पर किताब रखने के लकड़ी के शेल्फ कतार में लगे थे और कुर्सियों की जगह फर्श पर रेशम के बड़े कुशन बिछे थे। कमरे की दूसरी ओर शेल्फों पर बहुत से यंत्र रखे थे जैसे मुखबिर यंत्र, गोपन, संवेदक और एक बड़ा सा चटका हुआ शत्रु दर्पण, जिसके बारे में हैरी को यकीन था कि वो पिछले साल नकली मूडी के ऑफिस में लटका रहता था। ये स्तब्धीकरण की प्रैक्टिस करते समय काम आएंगे। रॉन ने अपने पैर से एक कुशन को कुरेदते हुए उत्साह से कहा। और इन किताबों की तरफ तो देखो, हरमाइनी ने रोमांच से कहा। चमड़े की जिल्द वाली किताब पर उंगली फेरी। अ कंपार्डियम ऑफ कॉमन कर्सेस एंड देयर काउंटर एक्शन, द डार्क आर्ट्स आउट स्मार्टेड, सेल्फ डिफेंसिव स्पेल वर्क। वाह! उसने चमकते चेहरे से हैरी की तरफ देखा। हैरी को महसूस हो गया सैकड़ों किताबों की मौजूदगी ने आखिर हरमाइनी को ये यकीन दिला दिया कि वो जो कर रहे हैं वो सही था। हैरी, ये तो अद्भुत है। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सब यहाँ है। बिना देर किए उसने शेल्फ से जिंक्सेस फॉर द जिंक्स्ड पुस्तक निकाली और सबसे करीबी कुशन पर बैठकर पढ़ने लगी। दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। हैरी ने घूम कर देखा। जिनी, नेविल, लेवेंडर, पार्वती और डीन आ गए थे। वाह! डीन ने चारों तरफ घूर कर प्रभावित होते हुए कहा, ये जगह कौन सी है? हैरी समझाने लगा लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो लोग आ गए, जिस वजह से उसे दोबारा शुरू करना पड़ा। 8 बजे तक हर कुशन भर चुका था। हैरी दरवाजे तक गया और ताले में से झांक रही चाबी को तेजी से घुमा दिया। हर विद्यार्थी खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। हरमाइनी ने सावधानी से जिंक्सेस फॉर द जिंक्स्ड के पन्ने पर मार्कर लगाया और पुस्तक एक तरफ रख दी। हैरी, ये क्या है? डीन ने कमरे के पीछे मुखबिर यंत्र और शत्रु दर्पण की तरफ इशारा करते हुए कहा। शैतानी सूचक यंत्र, हैरी ने कहा और कुशनों के बीच से होते हुए उस तरफ पहुंचा। जब शैतानी, जादूगर या दुश्मन आसपास होते हैं तो ये बता देते हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। इन्हें चकमा दिया जा सकता है। देखो, मैं सोच रहा था कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और उसने देखा कि एक हाथ उठा हुआ है। क्या है हरमाइनी? हरमाइनी ने कहा, मुझे लगता है हमें लीडर चुन लेना चाहिए। लीडर तो हैरी है, चो ने तत्काल कहा और हरमाइनी की तरफ ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। हैरी के पेट में एक बार फिर उथल पुथल मचने लगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है हमें इस पर औपचारिक रूप से वोटिंग करा लेनी चाहिए। इससे यह आधिकारिक बन जाएगा और हैरी को नेतृत्व करने की शक्ति मिल जाएगी। इसलिए वो सभी विद्यार्थी जो सोचते हैं कि हैरी को हमारा लीडर होना चाहिए, हाथ उठाएं। सभी ने हाथ उठा दिए, जकारियस स्मिथ ने भी, हालांकि उसने ऐसा बहुत बेदिली से किया था। ठीक है, धन्यवाद, हैरी ने कहा, जिसे महसूस हो रहा था कि उसका चेहरा जल रहा है। और क्या है हरमाइनी? हरमाइनी ने अपने हाथ को हवा में रखते हुए उत्साह से कहा, मुझे लगता है हमारा कोई नाम होना चाहिए। एंजेलिना ने आशा भरे स्वर में कहा, इसका नाम अम्ब्रिज विरोधी समूह रख लें। फ्रेड ने सुझाव दिया, या जादू मंत्रालय मूर्ख है समूह। मैं सोच रही थी, हरमाइनी ने फ्रेड की तरफ त्योरियां चढ़ाकर कहा, हम ऐसा नाम चुनें जिससे हमारे इरादे का पता न चले, ताकि हम मीटिंग्स के बाहर सुरक्षित तरीके से इसका जिक्र कर सकें। चो ने कहा, डिफेंस एसोसिएशन, संक्षेप में डीए। इससे किसी को पता नहीं चलेगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, डीए अच्छा रहेगा। बस इसका पूरा नाम डम्बलडोर्स आदमी रख लेते हैं, क्योंकि ये मंत्रालय का सबसे बुरा डर है ना? ये सुनकर काफ़ी बुदबुदाहटें और हंसी की आवाज़ें सुनाई पड़ी। सभी लोग डीए के पक्ष में हैं। हरमाइनी ने पूछा और अपने कुशन पर घुटनों के बल बैठकर हाथ गिनने लगी। ये प्रस्ताव भी बहुमत से पारित हो गया। उन्होंने चर्मपत्र को दीवार से टिकाया जिस पर उन सभी के साइन थे। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से लिख दिया, डम्बलडोर की सेना। हरमाइनी के दोबारा बैठने पर हैरी बोला, तो प्रैक्टिस शुरू करें। सबसे पहले हमें निरस्त्रीकरण
का अभ्यास करना चाहिए, निरस्त करने का मंत्र। मैं जानता हूँ ये बहुत शुरुआती है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत उपयोगी। ओह प्लीज, जकारियस स्मिथ ने अपनी आंखें घुमाते हुए अपने हाथ बांधते हुए कहा। मुझे नहीं लगता निरस्तीकरण मंत्र तुम जानते हो कौन के खिलाफ हमारी मदद करेगा। मैंने उसके खिलाफ इसका उपयोग किया है। इसने जून में मेरी जान बचाई थी, हैरी ने धीरे से कहा। स्मिथ ने मूर्खतापूर्ण तरीके से मुंह खोला। बाकी लोग बिल्कुल खामोश थे। हैरी बोला, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इसे सीखना तुम्हारी शान के खिलाफ है तो तुम जा सकते हो। स्मिथ हिला तक नहीं, न ही कोई और हिला। हैरी का मुंह थोड़ा ज़्यादा सूख गया क्योंकि सभी की आंखें उस पर टिकी थीं। वो बोला, अच्छा तो मुझे लगता है हम सभी को जोड़ियाँ बनाकर प्रैक्टिस करना चाहिए। निर्देश देना उसे अजीब लग रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब ये था कि उसके निर्देशों का पालन हो रहा था। सभी तत्काल खड़े हो गए, जोड़ियाँ बनाने लगे। जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, नेविल को कोई पार्टनर नहीं मिला। तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, हैरी ने उसे बताया। ठीक है, 3 की गिनती पर 1 2 3। कमरे में अचानक निरस्त्र भव का शोर होने लगा। छड़ियाँ सभी दिशाओं में उड़ने लगीं। चूके हुए मंत्र शेल्फ पर रखी पुस्तकों पर पढ़कर उन्हें हवा में उड़ाने लगे। हैरी नेविल के लिहाज में बहुत फुर्तीला था। जिसकी छड़ी उसके हाथ से उड़ी और छत से टकराकर चिंगारियों की बारिश करने के बाद धम्म के साथ एक बुक शेल्फ पर गिरी, जहां से हैरी ने उसे आवाहन मंत्र से वापस बुला लिया। चारों तरफ देखते हुए उसने सोचा उसका ये सुझाव सही था। उन्हें सबसे पहले मूलभूत मंत्रों की प्रैक्टिस करना चाहिए। काफ़ी गड़बड़ झाड़ला चल रहा था। कई विद्यार्थी तो अपने विरोधियों को निरस्त ही नहीं कर पा रहे थे। मंत्रों के कमज़ोर होने के कारण उनके विरोधी सिर्फ कुछ कदम पीछे उछल रहे थे या चौंक रहे थे। निरस्त्र भव, नेविल ने कहा। हैरी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, इसलिए छड़ी उसके हाथ से उड़ गई। मैंने ये कर दिया। मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया है। मैंने ये कर दिया, नेविल ने खुशी खुशी कहा। बहुत बढ़िया। उसने उसे ये नहीं बताया कि सचमुच की लड़ाई में नेविल का विरोधी विपरीत दिशा में नहीं घूरेगा और अपनी छड़ी को अपनी बगल में ढीला नहीं छोड़ेगा। सुनो नेविल, तुम रॉन और हरमाइनी के साथ बारी बारी से 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर लो। तब तक मैं चारों तरफ घूम कर देखता हूँ बाकी लोग कैसा कर रहे हैं। हैरी कमरे के बीच में पहुंच गया। वहां पर जकारियस स्मिथ के साथ एक अजीब चीज़ हो रही थी। जब भी वो एंथनी गोल्डस्टीन को निरस्त करने के लिए अपना मुंह खोलता तो हर बार उसकी खुद की छड़ी उड़ जाती। हालांकि एंथनी कुछ नहीं बोल रहा था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हैरी को ज़्यादा दूर तक देखना पड़ा। फ्रेड और जॉर्ज स्मिथ से कुछ फुट दूर खड़े थे और बारी बारी से उसकी पीठ के पीछे अपनी छड़ियों से इशारा कर रहे थे। सॉरी हैरी, जॉर्ज ने जल्दी से कहा जब हैरी की निगाह उस पर पड़ी। हैरी बाकी जोड़ियों के पास गया और गलत मंत्र पढ़ने वालों को सुधारने लगा। जिनी ने माइकल कॉर्नर के साथ जोड़ी बनाई थी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, जबकि माइकल या तो बहुत बुरा था या फिर जिनी पर मंत्र नहीं पढ़ना चाहता था। अर्नी मैकमिलन अपनी छड़ी को अनावश्यक रूप से लहरा रहा था और अपने पार्टनर को बचाव करने का समय दे रहा था। क्रीबी बंधु उत्साही लेकिन गड़बड़ थे। उन्हीं के विशेष प्रयासों के कारण उनके चारों तरफ के शेल्फों पर पुस्तकें उड़ रही थीं। लूना लवगुड भी हमेशा एक सा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। कभी कभार वो जस्टिन फिंच फ्लेचली की छड़ी को उड़ाने में कामयाब हो जाती, लेकिन बाकी समय सिर्फ फ्लेचली के बाल खड़े होते थे। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हैरी चिल्लाया। उसने सोचा मुझे एक सीटी की ज़रूरत है। तत्काल उसे सबसे पास वाली पुस्तकों के ऊपर एक सीटी दिखाई पड़ी। उसने उसे उठाकर बजाया। सबने छड़ियाँ झुका ली। ये बुरा नहीं है, लेकिन अभी भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। जकारियस स्मिथ ने उसे गुस्से से देखा। हम दोबारा कोशिश करते हैं। वो दोबारा कमरे में घूमने लगा, यहाँ वहाँ रुक कर सुझाव देता रहा। धीरे धीरे सभी का प्रदर्शन सुधरता गया। कुछ समय तक वो चोर उसकी सहेली के आसपास जाने से कतराता रहा, लेकिन कमरे में बाकी हर जोड़ी के पास 2 बार जाने के बाद उसे लगा कि अब वो उन्हें ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ओह नहीं, चो ने तेजी से कहा जब वो पास गया। निरस्त्र भव, मेरा मतलब है निरस्त्र आग। ओह सॉरी मेरिटा। उसके घुंघराले बालों वाली सहेली की आस्तीन में आग लग गई थी। मेरिटा ने उसे अपनी छड़ी से बुझाया। हैरी की तरफ गुस्से से घूरा जैसे ये उसकी गलती हो। चो ने हैरी को दुखी मन से बताया, मैं तुम्हें देख कर बौखला गई थी। इससे पहले मैं ठीक कर रही थी। ये बहुत अच्छा था। हैरी ने झूठ बोल दिया, लेकिन चो के भौहें उठाने पर आगे बोला, नहीं ये बुरा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ये काम सही तरीके से कर रही हो। मैं वहाँ से देख रहा था। वो हंसी। उसकी सहेली मेरिटा ने उनकी तरफ चिढ़कर देखा और मुड़ गई। उसका बुरा मत मानना, दरअसल वो यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैं ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आई हूँ। उसके माता पिता ने उसे ऐसा कोई काम करने से मना किया है जिससे अम्बरिज परेशान हो। देखो उसकी मम्मी मंत्रालय में काम करती है। और तुम्हारे माता पिता?
उन्होंने भी मुझे अम्बरीश से पंगा लेने के लिए मना किया है, लेकिन सेड्रिक के साथ जो हुआ है उसके बाद मैं, तुम जानते हो कौन से कैसे नहीं लड़ूंगी। मेरे डैडी तो मंत्रालय के विरोध में होने वाले हर काम के पक्ष में हैं, लूना लवगुड ने गर्व से हैरी के ठीक पीछे से कहा। स्पष्ट रूप से वो उनकी बात सुन रही थी। वो हमेशा कहते हैं कि फज कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है फज ने कितने सारे पिशाचों की हत्या की है, और जाहिर है वो नए नए खतरनाक जहर विकसित करने के लिए रहस्य विभाग का इस्तेमाल करते हैं। वो ये जहर हर उस व्यक्ति को चुपके से खिला देते हैं जो उनसे असहमत होता है, और फिर उनका अंग्युबुलर स्लैश किल्टर भी तो है। पूछना मत, हैरी ने चो से बुदबुदा कर कहा। चो हंस पड़ी। सुनो हैरी, क्या तुमने समय देखा है? उसने अपनी घड़ी देखी, उसे सदमा लगा। 9:10 हो गए थे। इसका मतलब था उन्हें तत्काल हॉल में लौटना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिल्च उन्हें पकड़कर सजा देगा। उसने सीटी बजाई। सभी ने निरस्त्र भव चिल्लाना बंद कर दिया। आखिर की 2-3 छड़ियाँ फर्श पर गिर गईं। ये बहुत अच्छा था, लेकिन समय खत्म हो गया है। अगले सप्ताह इसी समय इसी जगह। और जल्दी नहीं मिल सकते? डीन थॉमस ने उत्सुकता से कहा, और कई विद्यार्थियों ने सहमति में सिर हिलाया। बहरहाल एंजेलिना ने जल्दी से कहा, क्विडिच का मौसम शुरू होने वाला है, टीम को प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो फिर अगले बुधवार की रात को मिलते हैं, हैरी ने कहा। तब हम अतिरिक्त मीटिंग के बारे में फैसला कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं। उसने हॉगवर्ट्स के नक्शे को दोबारा बाहर निकाला, सावधानी से जांच की 7वीं मंजिल पर कोई टीचर तो नहीं है। उसने उन सभी को 3-4 की जोड़ियों में बाहर भेजा और उनके छोटे छोटे बिंदुओं को तनाव से देखता रहा जब तक वो अपने अपने गलियारों में सुरक्षित नहीं पहुंच गए। जब अंत में वहाँ हैरी, रॉन और हरमाइनी बचे तो हरमाइनी बोली, हैरी ये सचमुच अच्छा रहा। हाँ अच्छा था, रॉन ने उत्साहपूर्वक कहा। जब वो दरवाजे से बाहर निकले उसे अपने पीछे दीवार में ओझल होते देखा। हैरी, तुमने देखा मैंने हरमाइनी को निरस्त कर दिया था। सिर्फ एक बार, हरमाइनी ने बुरा मानते हुए कहा। तुमने मुझे जितनी बार निरस्त किया था मैंने तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा बार निरस्त किया था। हॉल की तरफ लौटते समय वो पूरे रास्ते बहस करते रहे, लेकिन हैरी उनकी बातें नहीं सुन रहा था। उसकी एक आंख तो हॉगवर्ट्स के नक्शे पर थी, लेकिन वो चो के बारे में भी सोच रहा था, जिसने कहा था कि वो उसके पास आने पर बौखला जाती है।